नमस्कार, मैं रविश कुमार। बॉलीवुड की दुनिया में जहां सोचने, देखने और सुनने तक का तरीका पहले से तय हो, उस दुनिया में उस जैसा नहीं होने की बेचैनी किस हद तक आत्मघाती हो सकती है। हमने तो बागियों की भी हालत ऐसी कर दी है कि वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा लगने लगते हैं। खुश भी होते हैं कि देखो बागी बागी नहीं रहा। हर किसी में विजेता देखने की ऐसी चाहत है कि जो पराजित है या विजेता नहीं है उसे बोलने का स्पेस भी नहीं देना चाहते। इसीलिए बोलने वाला भी विजेता की तरफ पेश किया जाता है। सबने कहा कि पीयूष मिश्रा से पूछिएगा कि ओमपुरी से लेकर पीयूष मिश्रा जैसे थिएटर से निकले लोग बॉलीवुड में स्टार क्यों नहीं बन पाते, जबकि सवाल यह होना चाहिए था कि बॉलीवुड के स्टार थिएटर से निकले लोगों की तरह एक्टिंग क्यों नहीं कर पाते हैं। जिसने थिएटर में जीवन बिताया हो उससे ही क्यों पूछा जाता है कि आपने थिएटर क्यों छोड़ा। फिल्म स्टार से क्यों नहीं पूछा जाता कि आप पर करोड़ों रुपए लगते हैं, मिलते भी हैं आपको, और आप थिएटर क्यों नहीं करते। जो प्रतिबद्ध है वही लथपथ है, ऐसा क्यों है। आप तो बस एक कलाकार को उसके रोल में देखते हैं, उसके संघर्षों में नहीं देखते। पीयूष मिश्रा आपके लिए क्या हैं? स्टार, कवि, संगीतकार, गीतकार, लेखक, अभिनेता। क्यों यह कलाकार अपने संवादों में, गीतों में लिखने बोलने की तय मान्यताओं के खिलाफ गरियाता हुआ सुनाई देता है? वे अपने गानों में किस दुनिया से बात करते हैं, किस दुनिया को गरिया रहे हैं, लतिया रहे हैं? क्यों फैजो मजाजों की दुनिया को हासिल भी नहीं करना चाहते? अजीब बेरहम है इनकी दुनिया जो कबूतर की अंगड़ाई तोड़ देती है। हमने सोचा कि आज हम लोग में इस कलाकार को सुनते हैं। कोई बॉलीवुड का चॉकलेटी स्टार होता तो आप उसकी रानी से लेकर महारानी तक से प्रेम प्रसंगों के बारे में पूछते हैं, डीओ से लेकर रियो फोन के मॉडल तक के बारे में पूछते हैं, उसके झगड़े लफड़े के बारे में जानना चाहते हैं, उसे देखकर याऊ आऊ वाऊ प्रकार की आवाजें निकालते हैं। पीयूष मिश्रा से ही क्यों जानना चाहते कि वो अच्छा क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, उनकी प्रेरणा क्या है, कहां और क्या पढ़ते हैं, उनके रूपक में क्रांति की नाकामी है या लेफ्ट की दुविधा, वो इतना अच्छा बोल कैसे लेते हैं, वो इतना अच्छा गा कैसे लेते हैं। तो हम बुलाते हैं पीयूष मिश्रा जी को। इन्हीं की लिखी हुई एक लाइन है, आ सकते हैं सर आप। हाथ की खादी बनाने का जमाना लद गया है, आज तो चड्डी भी सिलती है इंग्लिशों के मिल में। पीयूष मिश्रा। अपन शुरुआत इसकी बहुत ही मजे से जो है एक बढ़िया से गाने से करते हैं एंड दैट विल प्लीज यू। बहुत बढ़िया। गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के उन इनकलाबों की दुनिया। गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के उन इनकलाबों की दुनिया। फैज फिराकों शाहिर मखदूम, मीर की ज़ौक़ की दागों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। दिस इज गुलाल, दिस इज गुलाल। ठीक है, हो गया। अब बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। मैं तो बिल्कुल ही चुप हो जाऊंगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं मालूम। रवीश जी संभाल लेंगे। और बाकी थोड़ा बहुत जो जानकारी है अपने बारे में कि मैं आर्टिस्ट हूँ, थोड़ा बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, और कभी सफल होता हूँ, कामयाब होता हूँ, कई बार बहुत ही बुरी तरीके से मुंह के बल गिरता हूँ, तब आप लोग भी बहुत जूते मारते हैं, और जब सफल होता हूँ तो आप लोग बहुत तालियां बजाते हैं। इसके आगे आप जो पूछेंगे उसका जवाब मैं देने को तैयार हूँ, और बढ़िया सवाल पूछिएगा। दैट्स ऑल। कई लोगों को शक होता है कि बॉलीवुड में आप अपनी क्षमता से स्टार नहीं बन सकते हैं, अभिनेता नहीं बन सकते हैं। अरे बिल्कुल, तो अपनी क्षमता आपको से हमेशा इन्वेंट करना पड़ता है, री इन्वेंट करते रहना। बिल्कुल 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 अपने को जब वही एक तरीका है, जिंदगी जीने का ही वो तरीका है कि अपने आप को री इन्वेंट करना। लगातार लगातार आपके अंदर इतनी सारी चीजें हैं यार, इतनी सारी चीजें, यकीन मानिए इतनी सारी चीजें हैं कि आप खुद भी नहीं जानते। मेरे अंदर इतनी सारी चीजें छुपी थी, मुझे आज तक नहीं मालूम था। बचपन से बहुत कंफ्यूज रहा, बेहद कंफ्यूज बचपन रहा मेरा। सबने कहा कि यार ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। हर चीज करने की कोशिश की और करीब करीब हर चीज में कामयाबी हासिल करी। एटलीस्ट 8 आर्टिस्टिक फील्ड जो है उसमें जहां पर भी मैंने लात भी मारी तो वहां पर जो है मतलब आपके टर्न आउट गोल्ड।
लेकिन इसके बावजूद मैं कंफ्यूज रहा और अभी तक कंफ्यूज हूं। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन छटा है, लेकिन तब से लेकर अब तक कंफ्यूजन इतना जबरदस्त रहा कि यार मैं क्या करना चाहता हूं, एक्चुअली क्या करना चाहता हूं। मैं एक्टर हूं या राइटर हूं या डायरेक्टर हूं या म्यूजिक डायरेक्टर हूं या लिरिसिस्ट हूं, और इस चक्कर में हर चीज कर गया। इससे पहले पेंटर भी था, इसके पहले 1 साल स्कल्पचर भी किया, ये सब के पहले थिएटर भी किया खूब सारा, लेकिन इस चक्कर में बहुत सारी चीजें कर गया। तो लगातार बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो या जिंदगी हो आपकी, इसमें जब तक आप अपने आप को रीइन्वेंट नहीं करेंगे और रीइन्वेंट नहीं करेंगे, तब तक आप रुक जाएंगे। अगर आप अपने आप को लगातार खोजते नहीं रहेंगे तो आप एक जगह जाके रुक जाएंगे। उसके बाद में रास्ता कोई बताएगा तो आप ही बताएंगे, आपके अंदर से जवाब आएगा कि यार देख, रुक गया, यहां पर कुछ स्टक हो गया, यहां पर आगे बढ़, और आगे बढ़ने के लिए ये भी कर, ये चीज नहीं हो सकती। कंफ्यूजन आपका छटकर कहाँ, मतलब आपके एक लेखक होने तक पहुंचा है या गीतकार होने तक? मुझे लगता नहीं कि आपके यहां तक पहुंचा है। मेरे ख्याल से अभी जो है अभी तक मेरे अंदर वो छटपटाहट बाकी है, और मुझे लग रहा है कि अभी और एक्सप्लोर करना है। अभी तक जितने भी मैंने काम किए हैं उससे मुझे लगता है कि मैं इतना हद तक सेटिस्फाइड नहीं हूं, और अच्छा खासा काम किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ और भी है, वो चीज मुझे मालूम नहीं क्या है। पर ये आपका अपना कंफ्यूजन है, बेचैनी है, या आपकी अपनी नाकामी है? जो ये दुनिया जो गाना है वो किसकी नाकामी है? ये फैज की नाकामी है, मजाज की नाकामी है, या पीयूष मिश्रा की नाकामी है, या उन विचारधाराओं की नाकामी है जो दुनिया को बदलने का एक अलग सपना देते हैं? नहीं, ऐसी बात, ये गाना पहली बात तो ये है कि डिसपॉइंटिंग एटीट्यूड से लिखा ही नहीं गया है। ये पहले जो है शायर साहब ने लिखा था प्यासा के लिए, तो जब लिखा था तो जब हमने सुना था तो अनुराग ने यही कहा था कि इस पर गाना लिखना है आपको, गुलाल इसी लाइन पर बन रही है कि दुनिया अगर मिल जाए तो क्या है। तो गाना सुना तो शायर साहब का बड़ा दीवाना रहा हूं मैं, लेकिन इसके बाद मैंने जब गाना सुना तो पहले सुन रखा था तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही रुलाने, मतलब अपने आप पर रोने वाला गाना है। उसको धुन भी ऐसी थी कि जो है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो बेचारगी भरी धुन थी और बेचारगी भरा गाना था, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बाद मैंने कहा कि एक बढ़िया तगड़ा गाना लिखते हैं जिसमें आज के समसामयिक वर्ड्स हो, कॉन्टेम्पररी गाना हो, और यही लाइन हो, शुरुआत की लाइन ये हो, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, और उसके बाद में इसको रीइन्वेंट करते हैं, नई सिरे से खोजते हैं। तो फिर ये दोबारा लिखा गया, फिर इसको जब कंपोज किया गया तो ये शर्त थी कि बिल्कुल बेचारगी नहीं आएगी। तो मालूम नहीं क्यों लोगों ने, मुझे लगा नहीं, आप कह रहे हो इसलिए मुझे लग रहा है, आज तक मैंने इसको उदास गाने के तौर पर देखा ही नहीं, बहुत ही ओजपूर्ण गाने के तौर पर देखा, बहुत ही इनकलाबी गाने के तौर पर देखा, और जब गाया भी हुई इसी अंदाज में कि इसमें जो है आपके थोड़ा बहुत मिजाज नजर आए और आपके मतलब आपके इनकलाब नजर आए। आप बहुत लंबे समय तक दिल्ली में भी रहे। हाँ। तो दिल्ली के मेरी पीढ़ी के जो लोग हैं जो उस टाइम के बाद में दिल्ली आए, हाँ। उनको उन दिनों के बारे में कुछ बताइए। 83 में पास आउट हुआ, 83 में गया था एनएसडी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, और 86 में पास आउट हुआ था वहां से। सो उसके बाद में फिर मैं लगातार मेरा ग्रुप था एक्ट वन मैंने वो ज्वाइन किया या बनाया या जो कुछ भी था। उसके बाद हम उसमें मैं, मनोज वाजपेयी, आशीष विद्यार्थी, ये लोग जो है उसमें गजराज राव, सुजीत सरकार जिसने ये विकी डोनर बनाई, आनके शर्मा तो खैर डायरेक्टर थे ही उसके, तो उसमें हम लगातार काम कर, लेफ्ट का चस्का लगा कि यार मतलब कुछ कर डालेंगे, क्रांति कर डालेंगे, तो क्रांति तो हुई नहीं। खैर बहरहाल लगे रहे उस चक्कर में कि हाँ क्रांति कभी तो आएगी, लाल बत्ती पर इंतजार कर रही है हमारा, तो गाने गाओ खूब सारे। तो वो अगेन जो है रीइन्वेंशन का जो दौर था वो, कि लगातार अपने आप को कुछ ना कुछ, खाली मत बैठो। उसके बाद 1-2 साल का इंस्टेंट मेरा इनका अस्मिता का रहा, इनके ग्रुप का। फिर मेरा स्टिंट आया कि हाँ, एक्ट वन का दौर सबसे इंपॉर्टेंट था मेरा। एक्ट वन का दौर जब मैंने बहुत ही मतलब चुन के जो है क्लासिक्स को अडेप्ट किया, क्लासिक्स की लिरिक्स लिखी, क्लासिक्स का म्यूजिक किया, मतलब जो भी हसरत थी ना वो एक्ट वन में रह के निकाल ली मैंने। उसके बाद इनका दौर आया, उसके बाद एक सोलो परफॉर्मेंस का दौर आया कि जब मेरे एकल परफॉर्मेंसेस होने लगे तो मैंने 3 परफॉर्मेंसेस इकट्ठे करके 3 घंटे का जो एक शो बनाकर इवनिंग विद पीयूष मिश्रा करके वो करने की कोशिश की। बड़ा मजा आया उसमें, उससे भी ऊब गया। एक्चुअली मैं ऊब बहुत जल्दी जाता हूँ, कोई काम किया बेहतर तरीके से करने की बहुत ही जरूरत होती है, लेकिन उसके बाद में उसको उतना ही सलाहियत के साथ में भूल जाना भी बहुत जरूरी है। अभी गैंग्स ऑफ वासेपुर की है मैंने, इसके बाद में उसको भूल चुका हूं यार, इसके आगे भी बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम करना है। तो जब तक आप करके भूलेंगे नहीं ना, करके भूलने की टेंडेंसी को नहीं पालेंगे, तब तक आप यू विल बी ऑलवेज ऑफिली उसमें अटके रहेंगे। लेकिन आप जो लिखते हैं, आप लेफ्ट से जो आपने कहा चस्का लगा, तो लेफ्ट ने आपको कहीं रोक दिया क्या? जो आप लिखते हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आयरनी उससे निकल कर आती है। मुझे लगता है कि प्रतिक्रियावादी होना मतलब आपके लेफ्टिज्म की, केवल लेफ्टिस्ट को ही जो है प्रतिक्रियावादी होने का हक नहीं है। कोई आम आदमी भी जो अपना टैक्स चुकाता है, जो लाल बत्ती देख के सड़क पार नहीं करता, जिस पर कुछ आरा का मुकदमा नहीं चल रहा, जो अपने बच्चों को बहुत ही बेहतर नागरिक बना रहा है, वो उतना ही बड़ा इनकलाबी है जितना बड़ा लेफ्टिस्ट है। तो मेरा दृष्टिकोण आगे जाकर ये हो गया जब लेफ्ट से मेरा थोड़ा मोहभंग हुआ कि इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर पार्टी, इट इज ए पार्टी बेसिकली, इट्स नॉट आइडियोलॉजी, इट इज बेसिकली अ पार्टी।
इट्स बेसिकली अ पार्टी, कमोबेशी के साथ में। आइडियोलॉजी अगर है लेफ्ट तो मेरे अंदर है, प्रतिक्रिया व्यक्त करना कि हाँ गलत हो रहा है तो उस पर आपत्ति करना, ये मेरा जन्मजात हक है, तो उसके लेफ्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है मुझे। और बॉलीवुड में तो आप वैसे भी सरवाइव नहीं कर सकते लेफ्टिस्ट होकर। अरे मैं तो सर्वाइव कर रहा हूं सर, बहुत बढ़िया आप तरीके कर से, सकते अरे बड़ा बढ़िया सर्वाइव कर रहा हूं, मेरा मजा आ गया मुझे ये लगता है कि मैं तो, हाँ मतलब मुझे लगता है कि भाई आपको काम करवाना तो करवाओ, और वरना पर मत पीयूष करवाओ। मिश्रा के बनने में, जो आज वाले पीयूष मिश्रा हैं, जो कल वाले नहीं थे, उसमें एक विचारधारा की निरंतरता तो होगी, कंटिन्यूटी तो उसमें होगी। अध्यात्म जुड़ा है और कुछ नहीं। अध्यात्म है, बिल्कुल जुड़ा है। वो जो और हिमालय से आता है वो वाला हिमालय से अध्यात्म नहीं, है, आपके- या जो कार्ल मार्क्स वाला आता है नहीं, वो? कार्ल मार्क्स से तो आपके अच्छा। कार्ल मार्क्स तो मतलब मेरे ख्याल से बौने दर बौन होते जा रहे हैं, माफ कीजिएगा। अच्छा जी, आपने एक जो गाना था काफी मकबूल हुआ था, हाँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, उस पर तंजिया तौर पर आपने एक तंज करने की कोशिश की है गुलाल में, जो आपने हाँ, वो गाते हैं ना, इसी second। टाइप का गाना गाया है, तो क्या दर्द बयान करने की कोशिश की है, क्या क्या गाना है ये उसमें? था बेसिकली राम प्रसाद बिस्मिल की एक बड़ी फेमस नज्म थी, आपने सबने सुनी होगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो वो तब तक जो एमटीवी के दौर आ चुका था, तो ये बहुत लेट की बात है, 2002 की बात है कि हमने इसको परफॉर्म किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वहां ये गाना फ्लॉप हो गया। तब हम मालूम पड़ा कि उर्दू की आज की तारीख में जरूरत नहीं पड़ी, इस बात की जरूरत आन पड़ी कि एमटीवी के लैंग्वेज में इन्हीं की बात इन्हीं को सुनाई जाए, और सुनाई जाए एमटीवी के लैंग्वेज में। तो ये गाना इस तरह से था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त माने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये है बिस्मिल साहब का, इसको ऐसे बदला गया, और बिस्मिल काश आते आज तुम हिंदोस्तां, और बिस्मिल काश आते आज तुम हिंदोस्तां, देखते हैं कि मुल्क सारा ये टशन में फिल्म है, देखना है जोर कितना बाज। तो उससे यार बड़ा कम्युनिकेट हुआ वो गाना, उससे हमें मालूम पड़ा कि लैंग्वेज बदल गई है, लेकिन जज्बा अभी तक नहीं बदला है, नौजवानों का जज्बा अभी तक नहीं बदला है। पीयूष सर, जैसे कि आपने अपने बारे में बताया कि आप कंफ्यूज रहते हैं, हाँ। कंफ्यूज रहते रहते कहीं बॉलीवुड में आपने एक नई पहचान अपनी जो बनाई है, जो कि लास्ट आपकी मूवी आई थी वसई गंगापुर, ये गंगा स्टार वसईपुर, उसके आगे भी आपकी नेक्स्ट मूवी गंगापुर अपना वैसे ये आ रही है Part 2 अगस्त में, पार्ट 2 जो आ रही है। आपको नहीं लगता आप लोगों को दिखा के कि हम कंफ्यूज हैं, काफी कुछ आगे निकल चुके हैं आप? ये कह रहे हैं कि पीयूष जी ने उल्लू बनाया काफी लोग। नहीं, कंफ्यूजन का मतलब, कंफ्यूजन हमेशा ये सृजनात्मक है, मतलब कंफ्यूजन जो है मेरा, कंफ्यूजन कभी मुझे रोकने के लिए मजबूर नहीं करता। कंफ्यूज हूं इसका मतलब यह है कि यार इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं, इसको और टटोल के देखते हैं, इस तरह के गाने नहीं लिखे, ये करके देखते हैं। गुलाल में बड़ा परेशान था मैं कि क्या करूं, तो आपके 3-4 ऐसे, जैसे वो अमेरिका के टावर में घुस जाए एरोप्लेन, वो नया ही गाना था, मैंने कहा यार ये करके देखते हैं, इस पर तज मारते हैं। ऐसे करके जो है लगातार कंफ्यूजन को जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश में बहुत सारे काम होने लगे, और बहुत सारे काम हो रहे हैं। वासेपुर में एक बगल में चांद होगा, ये बहुत पहले लिखा था मैंने, लेकिन इसकी धुन चेंज करनी पड़ी मुझे, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा गाने का संदर्भ क्या, मैं सुनना भी चाहता हूँ, और इसका संदर्भ क्या है इस गाने का? उसमें जो है आपके मतलब वो उस वक्त का बिहार है जब बिहार में बहुत मतलब बिल्कुल मुफलिसी थी, बहुत मुफलिसी थी, और उस वक्त जो है पलायन हो रहा था, धीमे धीमे लोग बाग शहर जाना शुरू कर चुके थे। उस वक्त का ये, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां, हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी 1971, POWs, मतलब आपके POWs जो है प्रिजनर्स ऑफ वॉर, वो मनोज बाजपेयी ने उसमें मेन रोल किया था, तो उसमें स्क्रीन प्ले डायलॉग्स मेरे थे, और उसमें मैंने एक पाकिस्तानी का रोल किया था, गुड हार्टेड पाकिस्तानी। लिखते हुए मुझे लगा था कि यार ये अपनी स्क्रिप्ट में खुद रोल करने का ये पहला मौका था, तो मुझे करते हुए लगा था कि इस फिल्म में मुझे पक्का नेशनल अवार्ड मिल गया बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, क्योंकि मुझे लगा कि मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूं, पूरी स्क्रिप्ट को जानता हूं, अपने रोल को जानता हूं, और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है पाकिस्तानियों मतलब प्रो पाकिस्तानी है, तो गुड हार्टेड पाकिस्तानी को पक्का अवार्ड दे देंगे। दैट इज द ग्रेटेस्ट फ्लॉप ऑफ माई कैरियर। इतना गंदा परफॉर्मेंस मैंने आज तक नहीं किया कभी। तो ये कंफ्यूजन जो है मतलब आपके जारी है, जब भी देखता हूं कि हाँ मैं एक्सपर्ट हो गया,
वहां पर मैं गिर जाता हूं। तो मैं हमेशा कम जाने रहने की स्थिति में रहना चाहता हूं, हमेशा। मतलब आई वांट टू नो लेस, जिससे कि ज्यादा जानने का मौका मिले। पराजित होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बहुत विजेता महत्वपूर्ण होना। है सर, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार सर आप भूलने की बात कर रहे हैं, मैं कुछ चीज़ें आपकी याददाश्त से निकालना चाहता हूं कि 100 साल सिनेमा का हम मना रहे हैं। 100 साल के सिनेमा के इतिहास में कौन सी वैसी पर्सनालिटीज़ हैं, कौन सी वैसी फिल्में हैं, कौन से वैसे मुकाम हैं, ट्रेंड्स हैं, जिन्होंने आपको जो है देखिए, इंस्पायर अगर किया या आप कहेंगे इन्फ्लुएंस कि किया ये है? फिल्म मेकर, वो फिल्म मेकर, इसने उसने, आपके कुल मिलाकर मेरे को 4 जीनियस नजर आते हैं। जीनियस मतलब अ पर्सन हु कैरी समथिंग एक्स्ट्रा विद हिम। जीनियस मतलब आर्टिस्ट नहीं होता। जीनियस मतलब अ पर्सन हु कैरी समथिंग एक्स्ट्रा विद हिम। जीनियस और आर्टिस्ट में फर्क होता है। आर्टिस्ट बहुत सारे लोग देखे। जीनियस मेरे हिसाब से किशोर कुमार पहले, ही ऑलवेज कैरीड समथिंग एक्स्ट्रा इन। मजरूर सुल्तानपुरी, इतना बड़ा लिरिसिस्ट आज तक पैदा नहीं हुआ, आज तक पैदा नहीं हुआ। 50 साल लगातार लिखा, और हर डायरेक्टर के लिए लिखा है, और हर म्यूजिक डायरेक्टर के लिए लिखा, और हमेशा भाषा बदल गई है, और बदलते हुए वक्त के साथ में उनकी लैंग्वेज हमेशा चेंज होती गई। तीसरे विजय आनंद, मतलब वो तो बाप था, वैसा डायरेक्टर, आज आर्ग्युएबली द बेस्ट डायरेक्टर ऑफ इंडिया, मोर देन सत्यजीत रे। चारुलता और पाथेर पांचाली को छोड़ दो, उसके आगे, और गोपी गायन बागाबान शायद, लेकिन इसके आगे जो है मेरे को डर लगता है उनसे, रे बाबू से बहुत डर लगता है मेरे को। और चौथे जो है आपके, आर्ग्यूएबली हम लोग डिसएग्री कर सकते हैं मेरे से, दैट इज आर डी बर्मन। बहुत उनसे बड़े कंपोजर हो चुके हैं, जयदेव उनसे बड़े कंपोजर थे, सलील चौधरी उनसे बड़े कंपोजर थे, लेकिन जो उनमें था ना, वो समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ और चीज थी, मतलब कुछ और चीज थी, कोई चीज ऐसी है जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता। बाकी अनडाउटेडली अनुराग कश्यप, हालांकि मेरे बहुत मतभेद हैं उससे, बहुत ज्यादा मतभेद हैं, जूतम फांक तक की हद तक मतभेद है। अच्छा, जूते चलते हैं आप? अरे बिल्कुल बाकायदा, बिना उसके तो संबंध ही नहीं हो सकते उससे। लेकिन डेफिनेटली मतलब अनुराग, इतना जल्दी डिक्लेयर करना बड़ा जल्दी, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, लेकिन अनुराग में सब गुण हैं वो वैसा कुछ बनने के, कि उसके कहा जाए कि यार यू ऑलवेज कैरी समथिंग एक्स्ट्रा विद यू। तो ये पर्सनालिटीज अगर आप जीनियस कहें, जिनको मैं रिगार्ड करता हूं, वो 4 लोग। कभी आपने किशोर कुमार को अपने अंदाज में गाने की कोशिश की क्या? अरे क्यों, मेरा अंदाज ही वैसा। मुझे द मोस्ट स्किलफुल सॉन्ग एवर संग बाय एन इंडियन सिंगर, वो आपने सुना होगा, वो हाफ टिकट का गाना था ना, जा रहे थे स्कूल से हमने देखा है गगेल रस्ते में, क्या बाबा पता नहीं क्या करते थे यार। चील चील चिल्ला के चेरी सुनाए, जोर चोर बहुआ भी बोल के बजाए, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। वो ऐसा करते थे कुछ आपके, मतलब वो जिम्नास्टिक थी उनके गले में, जिम्नास्ट था वो बंदा। और वो खास बात ये कि एक्टर्स सिंगिंग थी। आपके आंख नाक कान खुले रखिए तो आप हर चीज हो जाती है। जो भी मुझसे पूछते हैं कि हम क्या लिखें, कैसे लिखें, तो मैं बोलता हूं उनसे कि आंख नाक कान खुले रखो यार। जो आपके मतलब पेपर पढ़ते हैं ना आप लोग, तो पेपर में हर चीज है, आपके लिरिक्स है, पेपर में हर चीज है, पेपर में न्यूज़पेपर की कटिंग्स में हर चीज होती है, आपके लिरिक्स ये पूरे के पूरे वहीं से आए थे। जैसे अमेरिका के टावर में घुस जा रहे एरोप्लेन, वो सब वहीं से, उसमें और भी लाइनें थी, वो तो डर क्या गए हम लोग, अट नहीं पा रही थी। जैसे अमेरिका चिराग घसे और निकले बिन लादेन, एक ही लाइन थी उसमें। नाना जी मारे गुस्से में आए, ऐसो बल खाए, अगिया बरसाए, घबराए मारो चैन, जैसे दूर देश के टावर में घुस जाए रे एरोप्लेन, जैसे दूर देश के टावर में घुस जाए रे एरोप्लेन। राणा जी मारे ऐसो गुर्राए, ऐसो बर्राए, भर आए मारे नैन, जैसे सरेआम इराक में जाके जम गए अंकल सैम, जैसे सरेआम इराक में जाके जम गए अंकल सैम। और मैं अमेरिका विरोधी नहीं हूं, मैं साफ बतला दूं। मैं अमेरिका विरोधी नहीं हूं, कहीं से भी अमेरिका विरोधी नहीं हूं। मैं आपकी याददाश्त ताज़ा करना चाहता हूं। बहुत साल पहले टीवी सीरियल फिरदौस बना था। जी 94 है? जो मुझे लिखने का शर्फ हासिल हुआ था। ओह अच्छा, नमस्कार। उसमें जो आपने वो टेररिस्ट वगैरह का किया था, आई थिंक वाज रिमार्केबल, मच मोर देन आई हैड एवर एक्सपेक्टेड एन एक्टर टू डू। वो किरदार अगर मिलेगा तो मैं मतलब, अगर किरदार मिलता है आपको, अगर परफॉर्मेंस करने के लिए कोई कैरेक्टर मिलता है, तो भले वो रणवीर सेना का हो, या फिर वो मुक्ति मोर्चा का हो, या फिर वो नक्सली हो, आपको करना पड़ता है कन्विक्शन के साथ में। उसमें आप यू कांट टेक द साइड्स कि मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। अभी का जो हिंदी सिनेमा का संगीत है, मतलब हमारी खुशकिस्मती है कि गुलाल जैसी फिल्म हो पाई, लेकिन क्या गुलाल जैसी फिल्म के गानों की
गुंजाइश निकलती है, मतलब हाँ, अभी हम नहीं है यार, मुझे लगा था कि मेरा कैरियर बन गया यार उसके बाद में कुछ नहीं आया तो मुझे लगा मतलब हाँ, उसके बाद मुझे लगा कि यार जब तक हम खुद नहीं निकाल रहे, एक बगल में चांद होगा आ गया, इसके बाद एक और के लिए मैंने जिन्होंने आई एम कलाम बनाई थी उनके लिए गाना लिखा कंपोज, उसमें मेरे को ये लगा कि खुद लिखना पड़ेगा, खुद कंपोज करना पड़ेगा और खुद ही गाना पड़ेगा, ये शर्त रखनी पड़ेगी। आप लोगों को अच्छा लगा, बढ़िया बात है, लेकिन किसी को जरूरत नहीं इन गानों की। एक बगल में अनुराग, एक्चुअली अनुराग जैसा लफंगा अगर मुझे मिलता रहे ना जिंदगी भर तो मैं बड़ा अनुग्रहित रहूंगा उसका, मतलब आपके ऐसे लोग मिलते रहे, वो करवाते रहे। ये एक बगल में चांद होगा, पता नहीं कहां से खोज के निकाल लिया मेरी किताब से कि अभी 96 का आना है। 96 दिसंबर में लेडी श्री राम कॉलेज के साथ में प्ले किया था मैंने। एक थी सीपी, एक थी सिली, उसका गाना है ये। अब वो ले ये करना है, मैंने कहा ये क्यों करना है, ये फिल्म खत्म है, मैं पिक्चर में सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। पिक्चर जब खत्म हो गई है उसके बाद में मेरे लिरिक्स आई हैं, उसके बाद में मेरे म्यूजिक आया थोड़ा बहुत, उसके बाद मेरा गाना आया। उसके पहले मैं मेरी हवा नहीं थी कहीं, मैं उसमें सिर्फ एक्टिंग करके मैं सोच रहा था कि निकल जाऊंगा आराम से और घर जाके बैठूंगा। तो ये जो है इस तरह के बंदे जो है ना, इस तरह के बंदे, ये हो गया, या विशाल तो खैर खुद अपना म्यूजिक करता है, दिबाकर हो गए या इम्तियाज हो गए, आपको ये लगता है कि ये जो नए निर्देशक हैं इनकी वजह से सिनेमा में म्यूजिक की गुंजाइश निकल सकती है? बिल्कुल मतलब आपके 80s का जो दौर रहा है, गंदा दौर रहा है जी, गंदा दौर रहा है 80s का, और जो है मिड 90s तक जो है सत्या से जो है कुछ चीजें चेंज होनी शुरू हुई, मकबूल से पूरी हो गई। 2003-4 में ये दौर पूरी तरह से जो है चेंज हो चुका था। मकबूल के बाद में ऐसी फिल्में एक्सेप्ट होने लगी और ऐसे लोग, ऐसे डायरेक्टर्स आने लगे और आपको काम मिलने लगा। और मैं तो गया ही 2002 में था ना। मेरे तो इत्तेफाक ही ऐसा हुआ कि 2002 में मुझे जाने का मौका मिला, उसके पहले यहाँ अपने लफंगिया के थिएटर कर रहे थे। तो 2002 में जो है जब मुझे लगा कि सब कुछ चुक गया, पैसे नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, गैर जिम्मेदार बाप बन चुके हैं, गैर जिम्मेदार पति बन चुके हैं, कुछ नहीं दिया अपने परिवार को, तो उसके बाद में बिल्कुल फटे हाल था, इमोशनली ड्रेन्ड, फिजिकली ड्रेन्ड, फाइनेंशियली ड्रेन्ड। उसके बाद में मुझे सोचा कि यार चलो अब आजमाते हैं, चलते हैं। आजमाते क्या है, मैं वहां पर लिटरली मैं गया था मजदूर की हैसियत से कि कमाऊंगा और अपने बीवी बच्चों को कुछ खिला दूंगा। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि यार पीछे काम करके आया था तो वो भी मेरे साथ चला, तो मुझे ये नहीं मालूम था कितना कुछ हो जाएगा। लिटरली मैं वहां पर मजदूर के हैसियत से गया था। टूट गए थे क्या आप? टूट गए थे काम बोलचाल की भाषा में अगर समझने की कोशिश करें? टूट गए थे नहीं, मुझे यहाँ से ऊब हो गई, दिल्ली से ऊब के गए थे। ऊब हो गई थी। इसके आगे थिएटर क्या है, मतलब अगर कर रहे हैं तो लोग बात कर रहे हैं, मैं इसके आगे क्या थिएटर करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत मान थिएटर किया था, लेकिन जितना भी किया था उसके बाद लगा कि यार अब हो गया, क्योंकि भरी जवानी यहाँ पर दे दी। जब स्टार बनने का मौका था तब मैं यहाँ पर थिएटर कर रहा था। बड़ी फिल्म भी आपने गंवा दी थी। अब गोली मारे ना उसको। बहुत लोग विकिपीडिया से निकाल कर पूछ रहे थे कि वो बेकार किसी बात है, वो जबरदस्ती छोटी सी चीज का बड़ा अफसाना बनाया गया। तो ये हुआ, तो वहां पर कोई ऐसा गाना पीयूष जी जो आपकी डायरी में हो, जिसको अनुराग ने अभी तक नहीं लिखा हो, और या दिबाकर की नजर नहीं पड़ी हो, या इम्तियाज ने सुनने का कोई टाइम नहीं दिया हो आपको? उजला ही उजला शहर होगा जिसमें हम तुम बनाएंगे घर, हम दोनों रहेंगे कबूतर से जिसमें होगा ना बाजों का डर। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें सिर्फ प्यार है, सिर्फ प्यार है, सिर्फ प्यार है, और ये सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है। आदिकाल से ये आवाज गूंजती आई। मखमल की नाजुक दीवारें भी होंगी, मखमल की नाजुक दीवारें भी होंगी, कोनों में बैठी बहारें भी होंगी, खिड़की की चौखट भी रेशम की होगी, संदल से लिपटी हंसेहन भी होगी, चंदन की खुशबू भी टपकेगी छत से, फूलों का दरवाजा खोलेंगे झट से, डोलेंगे महकी हवा के हाँ झोंके, आंखों को छू लेंगे गर्दन भिगो के, आंगन में बिखरे पड़े होंगे पत्ते, सूखे से नाजुक से पीले छिटक के, पाँवों को नंगा जो करके चलेंगे, चरपर की आवाज से वो बजेंगे, कोयल कहेगी कि मैं हूँ सहेली, मैना कहेगी नहीं तू अकेली, बत्तख भी चोंचों में हस्ती सी होगी, बगुले कहेंगे सुनो अब उठो भी, हम फिर भी होंगे पड़े आंख मूंदे,
कलियों की लड़ियां दिलों में है गूंदे, भूलेंगे उस पार के उस जहां को जाती है कोई डगर, जाती है कोई डगर। चांदी के तारों से रातें बुनेंगे तो चमकीली होगी शहर, उजला ही उजला शहर होगा जिसमें हम तुम बनाएंगे घर। बहुत बढ़िया। ये इस पर अभी खालिद तिग्मांशु धूलिया की नजर पड़ी है, बहुत पहले से है वो। और ये गाना मेरे को सबसे, अब इससे मेरी आइडियोलॉजी मालूम पड़ जाती है कि मैं कम्युनिस्ट नहीं, लेफ्टिस्ट उस तरह का नहीं। मेरे को सबसे अधिक प्रिय, मेरे जितने मैंने गाने कंपोज किए हैं आज तक सबसे अधिक पसंद ये गाना किया गया। अर्ली 90s में डीयू में बहुत गाया है गाना। पर इसका आप जिक्र खूब करते हैं कि मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं। करने में क्या बुरी बात है, जब थे तब बहुत जिक्र करते थे कि मैं कम्युनिस्ट हूं। अगर आप थिएटर की दुनिया में ना होते तो आप कौन सा मतलब काम? मैं इस वक्त अल्कोहलिक होकर मर चुका होता ग्वालियर शहर में, शराब पी के, सच बोल रहा हूँ, शराब पी के अल्कोहलिक होकर मर चुका होता, क्योंकि जो है आई वॉज इन अ वेरी बैड शेप। बचपन मेरा बहुत खराब भी था, मुझे कुछ नहीं मालूम था क्या करना है, और मुझे मेरे अंदर, और मैं आई वॉज लाइक अ, मतलब आपके एनर्जी का गोला था मैं, मुझे एनर्जी बाहर निकालनी थी। तो मैं वहां पर लड़ भिड़ के, मैं खून का चेहरे मेरे हाथ पैरों में लड़ भिड़ के मर चुका होता, शराब पी के मर चुका होता। क्यों ऐसा, क्यों आपको लगता है? लगता है क्योंकि जो लाइन नहीं मिल रही है, अधिकतर लोअर निम्न मध्यम वर्गीय बच्चे को जो है लाइन नहीं मिलती है। आजकल रियलिटी शो आ गए हैं, ये अलग बात है, रियलिटी शो ने एक थोड़ी बहुत लाइन दी है कि हाँ भाई ये स्टारडम भी एक बिजनेस हो सकता है, लेकिन मेरे जमाने में ये था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। मेरे जमाने में 1979 में एक्टर बनना मतलब सोच के दूर की बात थी। ये तो अगर नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, पंकज कपूर, परेश रावल ये लोग नहीं आए होते, अन्नू कपूर नहीं आए होते, तो हम जैसे कदकाठी के, हम जैसे शक्ल सूरत के बंदे कभी एक्टर बनने की सोच सकते थे। उस वक्त आइडल थे, मतलब राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शम्मी कपूर, उस वक्त वो लोग थे। मतलब एक्टर बनना मतलब फिल्म, पहली बात तो एक्टर बनना मतलब फिल्म लाइन जाना। एक्टर बनना थिएटर वाला, थिएटर का एक्टर कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट अ प्रोफेशन, वी डोंट गेट पेड। मैंने कहा, मेरी जब शादी की बात हुई तो मेरे वो दक्षिण भारतीय हैं, तो मेरे सास ने पूछा कि जो है आप करते क्या हो, तो मैंने कहा जी मैं थिएटर करता हूँ ना। हाँ वो तो हो गया, काम क्या करते हो? ये तो स्थिति है आपकी, मतलब उन्होंने कहा मेरी क्रेडेंशियल बिगड़ गए थे। मैंने कहा एक्टर है तो दिखता क्यों नहीं टेलीविजन पे? सही बात है, एक्टर है तो दिखे टेलीविजन पे। हाँ जी सर, आप बता रहे हैं आप कंफ्यूज रहते हैं, करके भूल जाते हैं, तो कंफ्यूजन के पीछे कोई उद्देश्य है या और कुछ? कंफ्यूजन इसी चीज का नाम है कि आप संतुष्ट नहीं होते अपने किसी एक काम से। गुलाल से मैं जो है बहुत ज्यादा संतुष्ट हो गया था, 3-4 महीने चला वो मेरे साथ में, मैं ऊब गया कि सिर्फ गुलाल, हर जगह मुझे बुला रहे थे, गुलाल गुलाल गुलाल, आपने ये गाने लिखे, आपने वो गाने लिखे, आपने बड़ी एक्टिंग करी। अरे हो गई यार, हो गई, इसके आगे तो करने दो ना। तो वहां पर आप स्टक हो जाते हैं। तो इसलिए जो उस चीज से बचने के लिए आपको कुछ और चीज एक्सप्लोर करनी पड़ती। नमस्कार पीयूष जी, मेरा नाम अरुण है। ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अब तक का आपका थिएटर से जो अब तक का सफर रहा है, इसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट आपका क्या रहा है? अरे पूरी जिंदगी यार, बहुत बड़े अचीवमेंट रही, पूरी जिंदगी बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। वासेपुर के जो गाने हैं उनमें जिस तरह से आंचलिक प्रभाव गानों में, लिरिक्स में दिखता है, आपको मतलब इन गानों में और भी इस तरह के गाने आ रहे हैं, आपको इसके लिए स्नेहा से बात, स्नेहा मैं एक बात बता दूं, वासेपुर की म्यूजिक कंपोजर जो है स्नेहा खान मिलकर हैं, मैं नहीं हूं। मैंने खाली 2 गाने कंपोज किए हैं उसमें, और 4 गाने लिखे हैं और 2 गाने गाए हैं। तो इत्तेफाक से वो जो मेरा गाया हुआ गाना, लिखा हुआ गाना वो हिट हो गया, तो लोगों को लग रहा है कि वासेपुर के गाने मैंने लिखे हैं। ऐसी बात नहीं। स्नेहा ने किस तरह से संगीत को बदला है? स्नेहा मतलब ऊट पटांग खोपड़ी की लड़की है। तो उसका एक गाना सुनाता हूं मैं आपको। बहुत पहले उसने जब आई थी 1990, मेरे पल्ले पड़ी थी वो, 2003 में आई थी। तो वो तिग्मांशु धूलिया एक फिल्म बना रहे थे, किलिंग ऑफ अ पॉन्ड फिल्म मेकर। तो इरफान उसमें एक्टिंग कर रहा था, तो मैं उसमें म्यूजिक सुपरविजन की जिम्मेदारी निभा रहा था। 3 म्यूजिक डायरेक्टर थे नए, तो उसमें ये भी आई थी। तो 23 साल की थी, छोटी थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छी लगती थी मुझे, बहुत प्यारी थी। तो इसने जो है आपके वो एक गाना मैंने लिखा था और मैंने गाया था, इसने कंपोज किया था। दुम दुम दुरुम दुम दुमरु तकर रही रही देरुम दरारुम दरार रार रार रार, चॉकलेट में कांटा, च्युइंगम यम 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 चीटी, चॉकलेट में कांटा, च्युइंगम यम 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 चीटी, सोना थोड़ा उछला, चांदी थोड़ी फिसली, काले रंग का कोला, मैले रंग का इंसान,
थोड़ा सा फर्क है, रंग भेद कैसा ऐसा है तो क्यों है ऐसा। क्रिकेट के बल्ले ने बम को मारा छक्का, एक पूरी इनिंग्स का एंड हो गया। टावर पे चिड़िया ने कर दिया धमाका, खाड़ी का राजा सस्पेंड हो गया। ये इस तरह की लड़की थी। नमस्ते सर। नमस्कार। बोलो सर ये कैप का क्या सीन है? अरे यार हाँ ये सही सवाल पूछा आपने। मुझे बड़ी अच्छी लगती है कैप जो है, तो ले आओ कैप। मैं गंजा नहीं हूँ बाकायदा। गुड मॉर्निंग सर, शिवानी हियर। सर आप रॉकस्टार में जो मसाज सीन है उसके बारे में कुछ बताइए। इट्स रियली एक्सक्लूसिव कुछ नहीं, जब वो हुआ था तो बड़ा सीरियस तरीके से हमने तो बड़ा सीरियसली किया था। मतलब अनिल मेहता कैमरामैन थे, रणवीर था। हमने तो बहुत ही, रणवीर बोल रहा था कि मुझे आप बहुत ही हंसाओ, मैं सीरियसली बहुत ही बड़े एक्टर है, बहुत ही बड़े एक्टर है। तो कहने लगा आप मुझे हंसाओ, मुझे हंसी नहीं है, जब तक मुझे हंसी नहीं आएगी तब मैं हंसूंगा नहीं, फेक नहीं हंसूंगा। मैंने कहा कि जब तक मेरे को दर्द नहीं होगा तब तक मैं चिल्लाऊंगा नहीं। पहलवान से मैं बोलता, वो बहुत ही लंबा चौड़ा पहलवान था, वो उसको देख कर डर लग गया मेरे को कि ये मसाज करेगा। तो मैंने उससे बोला कि भाई तुम करो, तो उसने, मैंने कहा कर दे यार, तो उसने कर दिया। तो मैंने कहा यार ये तो नहीं होगा, ये तो चिल्लाऊंगा क्या, मैं तो मर जाऊंगा। ये तो उसने बहुत ही बुरी तरीके से मतलब गांठ लगा दी उसने मेरे बदन की, ऐसे करके मार गांठ जो होती है ना, ऐसे करके। तो मैंने कहा यार तू, मैं एक्टिंग ही करूंगा, तू हल्के हल्के कर, लेकिन बताना तेरे को ऐसे है। तो बताते बताते वो इतना ज्यादा द्वेलित हो जाता कि यूं करते 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 उसका जोश चढ़ता है, आपको कर देता। तो ऐसे करके जो है मतलब उसमें कुछ भी नई बात नहीं है, वो चीज हम करते हैं, मतलब इट्स एक्टिंग, इट्स जस्ट एक्टिंग। मेथोडिकली हम एक्टिंग करते हैं, और उसको जितना कन्विक्शन से करेंगे उतना ही तुमको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बहुत बड़ी एक्टिंग हुई और रियल लगा। वो सीन तो रियल है ना, हमने बहुत रियली किया था, एक्चुअली हमने बहुत सिंसियरली किया था कि हाँ भाई मसाज हो रही है। ये आपके एक नाटक के ऊपर बनी थी फिल्म, गगन दमामा बाजियों के ऊपर। लेकिन मेरा सवाल दूसरे तरह का है, लेकिन उसमें लेखक का नाम किसी और का गया। उसी तरीके से कुछ और फिल्में आई जिसपे कि एक तरीके की सेंसरशिप हुई, सोशल सेंसरशिप हुई। तो ये एक आर्टिस्ट का ये क्रिएटिव ये जो क्राइसिस है, इसको एक आर्टिस्ट कैसे देखता है? आर्टिस्ट ही कर सकता है इसको, मतलब आपके कोई इसमें जो है कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका प्रतिरोध है, विरोध है, ये सब आर्टिस्ट ही कर सकता है। अगर आर्टिस्ट चुप बैठ जाएगा, मैं चुप नहीं बैठा। अगर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल, कि अगर वो चुप बैठेगा तो कुछ नहीं होगा। प्रतिरोध करोगे, प्रतिरोध करने के बाद में मुझे लगा कि मुझे कहा गया कि तुम निकाल दिए जाओगे, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द इंडस्ट्री। तुम जिन लोगों से पंगा ले रहे हो वो तुम्हें उठा के फेंक देंगे, दे आर वेरी पावरफुल एंड यू ऑल नो कौन लोग थे, उठा के फेंक देंगे, जड़ नहीं। तब तक मैं गया नहीं था वहां पर, गया वहां पर बहुत तंगी आई। मतलब आपके इसका म्यूजिक, गुलाल का म्यूजिक उन्हीं लोगों के पास गया था। मैंने कहा इस बंदे का नाम नहीं चाहिए मेरे को। कुछ लोगों ने कहा कि इस बंदे का नाम नहीं चाहिए मुझे। लेकिन यार प्रतिरोध के बिना क्या जीवन है? मतलब आपके विरोध नहीं करोगे तो क्या जीवन है? मतलब बिल्कुल कीड़े मकोड़े की जिंदगी बिता रहे हो क्या? मेरे 8वीं में एक शेर लिखा था मैंने कि जिंदा हो हाँ तुम कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी है, हाथ और पैरों और जिस्म को हरकतें खूब देते हुए देखा मैंने भी। तो जो भी सांस ले रहा है और हाथ पैर की हरकतें दे रहा है वो जिंदा तो है ही यार। अब जिंदगी जीने के लिए आपके मतलब कुछ और चीज चाहिए ना। सेंस मेमोरी एज एन एक्टर, क्या वो इंपॉर्टेंट चीज है? एक्टिंग एक हिंदुस्तान में एक मुहावरा है, गरीब की जोरू सबकी भाभी। जो गरीब आदमी की जोरू होती है उसकी कमर में हर बंदा चुटकी काट के चला जाता है कि हाय भाभी कैसी हो। गरीब आदमी कुछ कर नहीं सकता है ना। तो एक्टिंग हमारे मुल्क में गरीब की जोरू है जो सबकी भाभी है। जितने अनपढ़ लोग हैं, हाई क्लास इलिटरेट, हाई क्लास, जितने आप बड़े तबके में जाओगे हाई क्लास इलिटरेट, एक्टिंग के बारे में हर बंदा बढ़ चढ़ के बात करता है। आज तक का इतिहास है। और जब से हजरत पैदा हुए हैं कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लवस्की, तब से इतना बुरा हाल है। मेथड एक्टिंग, ये एक्टिंग, वो एक्टिंग, कौन सी एक्टिंग आ गई है। और बातें खूब करते हैं। वो बोल रहा है, सिनेमा में अक्सर होता है, अरे मैं बहुत बड़ा स्टार नाम नहीं बतलाऊंगा, वो ऐसा करके जो है आपके मतलब टिका हुआ बोनस। यार ये क्या मोटिवेशन क्या है इसको करने का, मैं क्यों करूंगा ऐसा, हाथ बढ़ाऊं तो क्यों बढ़ाऊं। जो एक्टर है वो सर झुका के बैठा है वहां पर, कह रहा लाइट चली जाएगी। मैं बोल नहीं सकता वो वर्ड, लाइट चलाएगी, लाइट जा। डायरेक्टर बोल रहा है सर लाइट चली जाएगी। नहीं ये बतलाओ कि, उन्होंने कहा मैं मोटिवेशन बतला दूंगा आपको, पहले आप सीन कर दो, मैं फिर बाद में बता दूंगा मोटिवेशन क्या था इसका, लेकिन लाइट चली जाएगी। ये सबसे अधिक कंफ्यूज्ड आर्ट है, इसमें कुछ नहीं। इसको सिंपली आज 30 साल एक्टिंग करने के बाद में, जब 30 साल में प्रादेशिक शब्दावली का इस्तेमाल करता था तो उस वक्त बोलता था कि हंसाना और रुलानी एक्टिंग है।
79 में। आज की तारीख में सब ये गोटोवस्की हो गया, ये हो गया, यूजनो बारबा हो गया, पीटर ब्रू का सब करने के बाद में आज फिर मैं उसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि आसान है और रुलाने का नाम ही एक्टिंग है। जिस भी चीज से चित्त का रंजन होना, आनंद आए, उसे कहते हैं कि एक्टिंग। ठीक है, तो चितरंजन साहब आपको छोटे से ब्रेक के बाद और सुनेंगे और भी सवाल बहुत हैं, तो आप बोलते भी रहेंगे और हम सुनते भी रहेंगे। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, आप देख रहे हैं हम लोग। तो हम लौट आए हैं हम लोग में और हम लोग आपसे और कुछ आपके पिटारे से सुनना चाहते हैं। एक ग्लोरी है, ललबाई है, बहुत पहले फिडलर ऑन द रूफ के लिए लिखी थी मैंने और कंपोज की थी। थिरक कर गाऊं मैं, तिलक कर गाऊं मैं, हार मर जाऊं मैं, ये दुआ दे के थक के सो जाओ तुम, लाडली मेरी हो थक के सो जाओ तुम, चांदनी मेरी हो फिर सुबह उठने की एक वजह लेके, थिरक कर गाऊं मैं, तिलक कर गाऊं मैं, थिरक कर गाऊं मैं। जीवन की गाड़ी का ये सिलसिला तो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ, पहिए हैं इसमें रोटी के दो सपनों का लटके दिया, और है लगाम अंधेरे के हाथों धचके हैं इसमें करोड़ों जहां के सन सन करती हवा, चांदनी मेरी ओ थक के सो जाओ तुम, लाडली मेरी ओ हम सफर आएगा इत्तला दे के, थिरक कर गाऊं थिरक कर है। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आप बहुत सालों से थिएटर कर रहे हैं, तो आप आज भी अपना रोल कैसे प्रिपेयर करते हैं? जैसे उस वक्त करता था। तो आपको कुछ डिफरेंस लगता है फिल्म में? डिफरेंस कुछ नहीं लगता, मतलब वही एक बैकग्राउंडर, अगर टेक्निकली स्पीकिंग अगर कहा जाए तो हर एक्टर दुनिया में एक ही तरह से एक्टिंग करता है। जब उसमें एक्टिंग हो रही होती है तो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं बॉडी में वो एक ही होते हैं। तो मेरे अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे वो साइकोफिजिकल रिएक्शंस होंगे वैसे के वैसे होंगे। उसमें खाली एक ही तरीका एक्टिंग करने का, कोई और तरीका है तो मुझे बतला दे भाई। मैं तो आज तक मेरे को एक ही अपना आजमाया है और एक ही जानता हूँ कि इमेजिनेटिव बैकग्राउंड if suppose you are asked to perform Piyush Mishra and if you haven't seen Piyush Mishra never in your life, once in your life, never in your life, तो how will you prepare Piyush Mishra? तो स्क्रिप्ट जो आपको बतलाएगी कि हाँ ये पीयूष मिश्रा है, इतना लाइंस है, इन लाइंस के आधार पर आपको एक इमेजिनरी बैकग्राउंडर प्रिपेयर करना पड़ेगा पीयूष मिश्रा का, कि पीयूष मिश्रा कैसे लगते होंगे, और वो पूरी की पूरी फिल्म निकालनी पड़ेगी अपने सामने से कि ऐसे ये इनका जीवन घटा होगा। और उस तरह से जो उसके बाद में इट्स लाइक डाटा फीडिंग करते हैं ना कंप्यूटर में, तो आप फिल्म निकालेंगे तो वो पूरा का पूरा आपकी याददाश्त में इन द बैक ऑफ योर हेड वो चिपक जाएगा, और जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फड़क से परफॉर्म कर दें। छोटे बता रहा हूँ। हेलो सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आपने अभी ट्रेंड की बात की थी, आजकल ट्रेंड की बात की थी कि आजकल अब ट्रेंड ये हो गया है कि सब मूवीज में ये देखते हैं कि कौन कितनी कलेक्शन कर रही है, 100 करोड़ रुपीज का ये फिल्म कमा रही है, ये कमा रही है। और आजकल ये हो रहा है कि बॉलीवुड में कि साउथ की मूवी कॉपी करके है वो फिल्में बना रहे हैं, डायरेक्टर्स अपना पैसा कमा लेते हैं। तो आप इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि फिल्म क्यों नहीं होना चाहिए ट्रेंड? मतलब आपके पैसा कमाने, पैसा क्यों नहीं कमाए फिल्म, पैसा क्यों नहीं कमाए फिल्म? मैं तो ये बोलता हूँ ना, अग्निपथ आई एम सो प्राउड ऑफ अग्निपथ कि मैंने लिखे उसके डायलॉग्स, आई एम सो प्राउड। मुझे अग्निपथ, मैं कहीं से भी उस फिल्म को किसी से कम नहीं मानता। जितना पैसा कमाएगी इसका मतलब यह कि अधिक देखी जा रही है। देखिए सिनेमा में और थिएटर में ये फर्क है, सिनेमा इज एन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री है मतलब वहां पर इन्वेस्टमेंट होता है, इंडस्ट्री मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको रिकवरी भी चाहिए, वरना सिनेमा नहीं चलेगा। थिएटर में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, थिएटर इज नॉट एन इंडस्ट्री इन इंडिया, प्रॉब्लम ही है। तो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इसलिए जो आपके फ्री में करते हैं वहां पर अगर बढ़िया, अब ये गैंग्स ऑफ वासेपुर में पैसे खर्च हुए हैं, तो आने भी चाहिए तभी के जाके नई फिल्म बनेगी। तो इसलिए इस चीज से मतलब हाँ, इसी बीच में ट्रैश भी बनता है, मैं आपकी बात से ना इत्तेफाक नहीं रखता, ट्रैश भी बनता है यार। जिंदगी में हर तरह के बंदे होते हैं ना, हर तरह के काम भी होते हैं, सबको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। जो आपको पसंद आए उसको एक्सेप्ट कर लो, वरना फिर जो जाने दो।
आपने मजरू साहब का जिक्र किया, अभी जो नए गीतकार आ रहे हैं जिस तरह का काम कर रहे हैं, उनमें किसी का काम आपको पसंद अरे आया? सबका काम पसंद है, बहुत अच्छे हैं लोग। नाम लेके बताएंगे? स्वानंद किरकिरे, वरुण ग्रोवर, उसके बाद में राजशेखर जिसने तनु वेड्स मनु लिखी, बहुत ही बढ़िया लिखा, बहुत ही बढ़िया लिखा उसने। वरुण ने बहुत बढ़िया लिखे इसमें वासेपुर में। स्वानंद तो खैर, स्वानंद मेरे ख्याल से नया नहीं है, स्वानंद पुराना हो चुका। स्वानंद हो गया। अमिताभ भट्टाचार्य, उसने अग्निपथ में क्या गाने लिखे, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। बदलता देख रहे हैं आप लेखन में या वापस? यार देखो, ये परिवर्तन, समय परिवर्तनशील है। ये 10 साल तक बदलेगा, 10-15 साल तक खूब बदलेगा, है ना। 10 साल 15 साल के बाद में फिर एक लल फेज आएगा, फिर कुछ और चीज आएगी। तो जब तक आप जिंदा हैं तब तक इस परिवर्तन को एंजॉय कीजिए, है ना। अब आप देखो ना पीछे फेस उठा के, 70s में मिस्टर बच्चन के आने से सब कुछ चेंज हो गया। 70s में, लेट 70s तक उन्होंने कमाल किया, कमाल ही कर दिया। मतलब वैसा एक्टर आज तक हिंदुस्तान में नहीं आया। उसके बाद एक आया मनमोहन देसाई का ट्रेंड, है ना, जिसमें अमिताभ बच्चन स्क्रिप्ट थे, है ना। वो बिल्कुल करते, पहले अच्छा लगा, हमारे अकबर एंथोनी वगैरह अच्छा लगे, फिर बाद में कुछ तो भी करना शुरू हो गया मिस्टर देसाई ने, वो लल फेज आ गया। फिर बहुत ही खराब फेज चला, इतना गंदा फेज हिंदुस्तान की सिनेमा में आज तक नहीं आया 80s का। फिर 90s, अर्ली 90s में धीमे धीमे करके सत्य आई। सत्य ने सब लोग चौंके यार कि बढ़िया बात है, ऐसी फिल्में चलती हैं, बिना स्टार के आज कई फिल्में चलती हैं। लेकिन उसके बाद में फिर करते 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 फिर मिस्टर बच्चन को भी लगा कि यार अब एक्टिंग का ट्रेंड कुछ चेंज करना चाहिए मुझे। तो उन्होंने आपके ये कौन बनेगा करोड़पति, दैट इज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। मैंने ऐसा परफॉर्मेंस देखा नहीं आज तक जिंदगी में। मतलब बड़े बड़े नहीं कर सकते, नमस्कार भाई साहब, वो एक छोटे से बंदे को आपके, मतलब गांव का बंदा, उसको आप बोल रहे हो नमस्कार भाई साहब, वो बंदा 3 दिन तक सोएगा नहीं यार। हाँ, मतलब ऐसे बोलेंगे नमस्कार भाई साहब, क्या करते थे यार, क्या करते थे। मतलब वो हम्बलनेस भी है, वो परफॉर्मेंस भी है, मतलब वो करना आसान काम नहीं है। इसलिए जो अमिताभ बच्चन बहुत बड़े एक्टर, बहुत ही बड़े एक्टर है, मतलब कई मानों में, मतलब ही वॉज सेंट। कई बार तो मुझे लगता है कि वो भेजे गए थे, मतलब परिस्थितियां बनाई गई थी उनके लिए। लेट 60s में नक्सलवाद आया था, नक्सलवाद बेरोजगार पीक पर था उस वक्त, एक सुपरमैन की जरूरत थी यहाँ पर। ये लंबा चौड़ा, आपके मतलब चौड़ा तो नहीं लेकिन लंबा, आपके एक बंदा आता है और बहुत मारता है दीवार में सब लोगों को। उसके बाद में जावेद अख्तर कहीं से आते हैं, उनकी अपनी ग्रज है, मेरा बाप चोर है, उन्होंने पहले लिख दिया था ये, इसके पहले था उनका डायलॉग जो है, ये मेरा बाप चोर है, ये फिल्म के पहले था। किन्हीं कारणों की वजह से ही रोट दिस डायलॉग बिफोर। और उनको एक बंदा मिलता है जिस पर वो इतना बढ़िया सटीक फिट होता है कि जब वो बोलते हैं कि मेरा बाप चोर है, जब लिखा आता है तो मतलब तहलका मच जाता है। तो अमिताभ बच्चन वो सेंट, लाइक चार्ली चैपलिन, लाइक विवेकानंद, लाइक रामकृष्ण परमहंस, लाइक मार्लन ब्रैंडो, ये भेजे गए थे मुझे। अच्छा, आपको नहीं लगता अनुराग भी इसी तरह से भेजे गए? 90 में सिनेमा जिस तरह की तरफ चला गया था, उसके बाद सत्य आई और फिर पूरा। अब देखते हैं कितना भेजा गया, कितना अभी तक। मुझसे बहुत ज्यादा अनुराग के बारे में जब पूछो ना, तो मुझसे बहुत ज्यादा तारीफ की उम्मीद मत करना, है ना। सर, आपने मूवीज में काम किया हुआ है, तो अब तक का आपका फेवरेट एक्सपीरियंस कौन सा रह चुका है? सारे फेवरेट। मकबूल, मुझे लगता है कि मकबूल में आई वॉज टू गुड, मतलब मैं खुद पसंद आया था, मैं पसंद आया था मकबूल में, क्योंकि इट वॉज अ परफॉर्मेंस। वो मैं बॉम्बे गया था 2003 में, 2002 में, तो अपनी वर्थ प्रूव करनी थी। वो साथ में नसीर थे, साथ में ओम थे, साथ में इरफान था, इरफान को भी पहला मौका था, वो पंकज कपूर थे, तबू थी, तो सबके बीच में मुझे अपनी वर्थ प्रूव करनी थी कि आप जी जान लगा दी थी मैंने उस परफॉर्मेंस में। अरे इतने सारे हाथ। एक सबको सब पूछ लें, आप लोग एक बार पूछ चुके हैं सर। हाँ सर, आपने इतना काम किया है और आप देखते हो कि इंडस्ट्री में आपसे कम एक्सपीरियंस वाले और आपसे कम शायद काबिल भी बहुत जाने माने हो जाते हैं, लेकिन आपका उनके जितना वो नहीं है, तो आप क्या उनको मुबारकबाद देता हूँ। फिर भी आपको अपने लिए देना बहुत जरूरी है। आपको रिग्रेट होता है कि नहीं, हरगिज नहीं होता, हरगिज। हर बंदा किस्मत, हर बंदा कर्मों को खा रहा है। मैं नहीं समझता कि जॉन अब्राहम, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जॉन अब्राहम से ग्रज करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। किलस के मर जाते हैं लोग बाकी, ये हो गया, अरे नहीं हो, तुम नहीं बन सकते थे अमिताभ बच्चन यार, तुम्हारे पास इतनी हसीन शक्ल नहीं है जो जॉन अब्राहम, उसके पास में, चलो हो सकता है कि हम क्लेम कर दें कि उसके पास वो एक्टिंग नहीं है जो हम करते हैं, लेकिन वो है, खूबसूरत है, लंबा चौड़ा है, लड़कियां मरती हैं उस पर, बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। इस बात से कोई ज्यादा वो इस बात से दिक्कत पालने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इंडस्ट्री में सिर्फ शक्ल काम करती है। नहीं, वहां भी तो काम कर रहे हैं ना, हम काम कर रहे हैं। अनुराग कश्यप की इसमें कौन सी शक्ल है इस गैंग्स ऑफ वासेपुर में, लेकिन काम कर रही है। ये भी काम करती है, लेकिन वो भी काम करती है। अगर वो काम करती है तो इसमें कोई ग्रज पालने वाली बात, देखो किसी के प्रति कड़वाहट पाल के ना आप खुद कड़वे हो जाते हो। ये बड़ा पुराना नुक्ता है ये, कि विनोद चोपड़ा ने मुझसे कहा था, एक 20 दिन की बहुत ही छोटी सी मुलाकात थी उनसे, उन्होंने कहा था कि किसी के भी प्रति कड़वाहट पाल के आप जानते नहीं कि आपने तो कड़वाहट पाल ली, आपने गाली बक दी, लेकिन आप खुद कितने कड़वे हो गए यार।
तो इससे बेहतर ये कि दुआएं तो यार अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। गोविंदा तो खैर एक्टर ही बहुत अच्छा है। जॉन अब्राहम कोई कहते हैं कि एक्टर नहीं है यार, मुझे मालूम नहीं यार, मुझे मालूम नहीं, मैं तो क्लेम नहीं करता कि एक्टर नहीं है। मैं ये क्लेम करता हूँ कि हाँ मैं शायद एक्टिंग जानता हूँ, बस दैट्स ऑल। तो बात खत्म करने से पहले कुछ आप गाते चलें तो फिर हम खत्म कर लें शो को। पलछिन में बातें चली जाती हैं, पलछिन में रातें चली जाती हैं, रह जाता है जो सवेरा वो ढूंढे जलते मकाम में बसेरा वो ढूंढे। जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया, अपना समझ के अपनों के जैसी उठा लो ये दुनिया। छिटपुट सी रातों में जलने लगेगी संभालो ये दुनिया, कटपिट के रातों में पलने लगेगी संभालो ये दुनिया। और दुनिया वो कहे है कि दुनिया ये इतनी नहीं है, सितारों से आगे जहां और भी है कि हम ही नहीं है, जहां और भी है हमारी हर एक बात होती वही है। हमें ऐतराज नहीं है कहीं भी, वो आलिम है फाजिल है होंगे सही ही, मगर फलसफा ये बिगड़ जाता है जो वो कहते हैं। आलिम ये कहता वह ईश्वर है, फाजिल ये कहता वह अल्लाह है, काबिल ये कहता वह ईसा है, तो मंजिल ये कहती तब इंसान से कि तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। ये बुझते हुए चंद बासी चरागों तुम्हारे काले इरादों की दुनिया।